15 अगस्त के बाद घर घर जाकर के पर्चा वितरण करेगी, सरकार की नाकामियों को घर घर जाके उजागर करेगी। और 1 सितंबर को बहुत बड़ा जो है रैली होगा रामलीला मैदान में। हम उम्मीद करते हैं कि ये देश में बदलाव लाएंगे। जिस तरह आपने सुना होगा कि श्रीलंका में वहाँ की सत्ता को पलटने के लिए नौजवानों ने, यंगों ने वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, वहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ा और उनके दफ्तरों पे, उनके ऑफिसों पे, उनके घरों पे कब्जा कर लिया। आज वहाँ दिनेश दिशानायक वहाँ के उनको बदलाव लाकर उनकी सत्ता सौंपी गई। 1 सितंबर 2026 को रामलीला मैदान में सारे देश के सीपीआई के जितने भी लीडर हैं, सारे देश के इकट्ठा होकर के रैली करेंगे। और रैली का नाम दिया गया बदलाव, सत्ता का बदलाव। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आए दिन नए नए घोटाले हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। जैसे पेपर लीक का मामला चला और अभी आपने देखा कि डीजल पेट्रोल में जो मिलावट होके आ रही है, जो गडकरी जी का पेट्रोल बताते हैं लोग, उससे गाड़ियां खराब हो रही हैं। दिल्ली के अंदर ई पॉलिसी 1 जुलाई से लागू कर दी है, ईवी पॉलिसी, उसका पार्टी विरोध कर रही है, हमारे और भी संगठन विरोध कर रहे हैं। और सरकार के अंदर बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिससे बेरोजगारी के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग परेशान हैं। दिल्ली में बहुत सारी बस्तियां जो है उजाड़ी जा रही हैं ओजोन के नाम से। उसका हमारी पार्टी सीपीआई दक्षिणी दिल्ली की तरफ से, दक्षिणी दिल्ली में सबसे ज़्यादा संभावना है उजाड़ने का और को हो भी रहा है, इसलिए पार्टी सक्रिय है। और पार्टी घर घर जाकर के 15 अगस्त के बाद घर घर जाकर के पर्चा वितरण करेगी, सरकार की नाकामियों को घर घर जाके उजागर करेगी। और 1 सितंबर को बहुत बड़ा जो है रैली होगा रामलीला मैदान में। इसी के मद्देनजर ये बैठक रखी गई है। इसके बाद आगे भी और जो बैठक होगी उसका हम आपको बताएंगे। और मैं दिल्ली की समस्त जनता से अपील करता हूँ कि वो 1 सितंबर की रैली में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इस सरकार को बदलने का, उखाड़ने का काम करें। आने वाले निगम चुनाव को लेकर यह बैठक थी या कुछ और भी था? अभी तो फिलहाल हमारा यही उद्देश्य है कि जनता को जागरूक करें। इसके बाद निगम में चुनाव भी लड़ेंगे, निगम का लड़ेंगे, लोकसभा का जो भी आएगा वो तो बात का, पार्टी का फैसला और होगा। अभी फिलहाल जो है 1 सितंबर की जो रैली हो रही है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, सब लोग एकजुट होकर के। 1 सितंबर की रैली कौन सी जगह पर होगी, इसका एजेंडा क्या है? और पूरे दिल्ली में जहां 1.5 करोड़ के आसपास आबादी है, उस बीच आप किस तरह से अपना एजेंडा लेके जाएंगे, कैसे उन्हें कन्विंस करेंगे? 1 सितंबर की रैली रामलीला मैदान में होगी और दिल्ली ही नहीं, सारे देश के वहाँ पे सीपीआई के लीडर आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, नौजवान आएंगे, किसान आएंगे, बेरोजगार आएंगे, जो पीड़ित है इस सरकार से, वो सभी लोग आएंगे और इस सरकार को उखाड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। 1 सितंबर को आपकी रैली में अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे, उसके लिए आप जनमानस से संक्षिप्त में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा, जिस तरीके से हर क्षेत्र का व्यक्ति परेशान है, नौजवान परेशान, नौजवानों को रोजगार ना देके उनको कॉकरोच कहा जाता है। आपने देखा जंतर मंतर पे कॉकरोच पार्टी बनी, अभी नहीं बनी है, देखो कितनी संख्या में लोग वहाँ नौजवान जा रहे हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, उनको दंडित किया जा रहा है, उनकी लाइट काटी जा रही है। ये मोदी सरकार जो है गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, इसलिए पूरा देश तबाह है और पूरे देश का छात्र, नौजवान, हर व्यक्ति परेशान है। तो इसका मेरा यही संदेश है कि जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि रोज कोई न कोई बस्ती उजाड़ी जा रही है, उन बस्तियों को उजाड़ने का, जो और बची हैं उनको बचाने का काम भी हमारी पार्टी करेगी। कि इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता का परिवर्तन हुआ है, हमारे नौजवानों ने, यंगों ने इस देश में बदलाव लाने की कोशिश की है, तब तक उनको कुर्बानी देना पड़ेगी।
देनी पड़ी। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इन्होंने कुर्बानियाँ दी और देश के सत्ता को अंग्रेजों से यहाँ से भगाया, हिंदुस्तान से, और देश को सत्ता दिलाई। आज वही हालत आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं। देश के नौजवान यंग जिनके पेपर लीक हो गया और हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने इनको कॉकरोच कहा, तो आज वही कॉकरोच जंतर मंतर को जो घेरे पड़े हुए हैं, वो हम उम्मीद करते हैं कि ये देश में बदलाव लाएंगे। जिस तरह आपने सुना होगा कि श्रीलंका में वहाँ की सत्ता को पलटने के लिए नौजवानों ने, यंगों ने वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, वहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ा और उनके दफ्तरों पे, उनके ऑफिसों पे, उनके घरों पे कब्जा कर लिया। आज वहाँ दिनेश दिशानायक वहाँ के, उनको बदलाव लाकर उनकी सत्ता सौंपी गई। वही बदलाव नेपाल के अंदर हुआ जब जैन जेड यंग स्टूडेंट, जब नौजवान बदलाव चाहते हैं तो बदलाव देखने को मिलता है। वहाँ भी बालिंदा शाह के नेतृत्व में आज नेपाल में सरकार है और वहाँ जो पिछली सरकार को है वहाँ को भी हटना पड़ा। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी जब हसीना बेग को अत्याचारों से जनता, वहाँ के नौजवान तंग हो गए, परेशान हो गए, तो वहाँ के नौजवानों ने बदलाव करके वहाँ पर चुनाव कराया और चुनाव में आज तारक अहमद रहमान की सरकार है। तो वही बदलाव एक दिन वो आएगा कि मोदी सरकार को काट कर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि नौजवानों में वो जोश और वो शक्ति है, वो भगत सिंह और राजगुरु का वो जोश मार रहा है कि आज वो जंतर मंतर पर टिके हुए हैं। तो इसलिए आज जो मोदी सरकार देश में अत्याचार कर रही है, सिर्फ कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी जात धर्म के नाम पर, आपने देखा होगा कि जिस राम मंदिर को पूरे देश में प्रचार किया गया था, हिंदू को, मुसलमानों को खिलाफ जहर भरा गया था, आज उसी राम मंदिर के अंदर 2200 करोड़ की चोरी हुई है। और जो को बड़े बड़े मगरमच्छ है उनको तो बचाया गया, और जो ड्राइवर, गार्ड या जो मजदूर हैं, सफाई कर्मचारी है, उनके नाम लेके उन पर केस लगा दिया गया है। तो ऐसे ये देश नहीं चलेगा। देश चलेगा सच्चाई पर, ईमानदारी पर, और उसी सच्चाई को लेकर हम 1 सितंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली, हिंदुस्तान के तमाम मजदूरों को लेके, तमाम किसानों को लेके, तमाम नौजवानों को लेके रामलीला मैदान पे एकत्रित हो रहे हैं और उसी की आवाज़ उठाएंगे। दूसरा, मैं दिल्ली सरकार के ऊपर, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट यूनियन को भी बिलोंग करता हूँ, ये दिल्ली सरकार जो ईवी पॉलिसी लेके आई है बदलाव लेने के, इनमें सीएम साहिबा ने और तरनजीत सिंह संधू जो हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने साइन कर दिए, ये कानून पास हो गया है। लेकिन कानून पास करते समय किसी ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया कि जो वो अपना सुझाव रख सकते थे। इन्होंने जल्दबाजी में कानून तो पास कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि दिल्ली में 2027 से जब पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बंद हो जाएंगी, जो सरकार को रेवेन्यू मिलता था पंजीकृत करने पे, रजिस्ट्रेशन करने पर, वो ड्राइवर, वो ओनर, वो ट्रांसपोर्टर, वो दिल्ली के एनसीआर से गाड़ियां रजिस्टर्ड कराएंगे, नोएडा से कराएंगे, गाजियाबाद से कराएंगे, फरीदाबाद से कराएंगे, सोनीपत से कराएंगे, यहाँ तक कि राजस्थान, पंजाब से कराएंगे, और वो गाड़ियां दिल्ली में चलाएंगे। दिल्ली में चलाने को रोकने के लिए सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली में सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद आज भी गाड़ियां अदर स्टेट से पंजीकृत दिल्ली में सवारियां पॉइंट टू पॉइंट चल रही हैं। इसी को मैंने मुद्दा बनाकर एक सरकार को वीडियो भेजा हुआ है, जो कि हमने सोशल मीडिया पर डाला हुआ है। उसमें मैंने बताया गया है कि दिल्ली का पोल्यूशन ऐसे कम नहीं होगा। आप बॉर्डर पे कोई ऐसी स्कीम लगाइए कि बाहर से पंजीकृत गाड़ियां दिल्ली में ना आए। अगर दिल्ली का पोल्यूशन खत्म करना चाहते हो तो पहले अदर स्टेट की जो पंजीकृत गाड़ियां वो दिल्ली में ना घुसें। अगर वो अदर स्टेट की गाड़ियां पंजीकृत हैं, जो चाहे डीजल की हो चाहे पेट्रोल की हैं, जो रोजाना दूध, सब्जी, फलों की सप्लाई करती हैं, जो रोजमर्रा की चीजें वो दिल्ली की मंडियों में आएंगी, तो पोल्यूशन तो फिर भी होगा। और जब दिल्ली में वो सवारियां अदर स्टेट की रजिस्टर्ड हैं, वो दिल्ली में पॉइंट टू सवारी उठाएंगी, तो फिर पोल्यूशन कहाँ कम होगा। ये तो दिल्ली के ड्राइवरों को परेशान करने के लिए, जो दिल्ली में रहने वाले ड्राइवर हैं, उनकी गाड़ियां जो सीएनजी की हैं, उनको भी आज आप पोल्यूशन बता रही हैं। जबकि भूरेलाल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि, और कहा था कि ये सीएनजी नॉन पोल्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने माना भी था कि ये सीएनजी नॉन पोल्यूशन है, उसको भी आज दिल्ली सरकार पोल्यूशन बता रही है। तो हमारा सरकार से मांग है कि जो गाड़ी ऑप्शनल ऑर्डर होना चाहिए, जो गाड़ी सीएनजी के स्क्रैप करने के बाद सीएनजी लेना चाहे उसे सीएनजी दी जाए, और जो ईवी लेना चाहे उसे ईवी ले। किसी ड्राइवर पर फोर्स ना किया जाए कि नहीं तुमको ईवी लेना पड़ेगी। यही मेरी सरकार से सुझाव है।